नैनीताल से 20 किलोमीटर दूर काठगोदाम में है एक अनोखा बंगलो। एक नौजवान जो अपनी नई जॉब ज्वाइन करने से ठीक पहले उस बंगलो में रुका था, अगले ही दिन गायब हो गया। पर वहां से गायब होने वाला वो अकेला शख्स नहीं था। उस बंगलो में कोई है, कोई खतरनाक आत्मा। देखिए भूतनाशक पार्टी का रोमांचक एपिसोड बंगलो नंबर 36। रात के करीबन 2 बजे नैनीताल से कुछ 20 किलोमीटर दूर काठगोदाम रेलवे स्टेशन पर दिल्ली से आने वाली एक ट्रेन ने ब्रेक लगाया। शुभम अपने लगेज के साथ ट्रेन से उतरा। उतरते ही उसकी नजरें किसी को ढूंढ रही थीं। उसे उम्मीद थी कि प्लेटफॉर्म पर कोई तो उसका इंतजार कर रहा होगा, मगर आसपास सिवाय लैंप पोस्ट की पीली रोशनी और उसकी अपनी काली परछाई के दूर दूर तक कोई नहीं था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। शुभम ने अपनी नजरें चारों ओर घुमाई। ये दोपहर को ही तो केयर टेकर से बात हुई थी। उसने कहा था कि वो 2 बजे प्लेटफॉर्म पर ही रहेगा, लेकिन यहां तो दूर दूर तक कोई भी नहीं है। उसे फोन लगाता हूं। अरे यार, ये क्या मुसीबत है। अभी सुनसान जगह में मैं अकेला करूं तो करूं क्या। शुभम के कदम स्टेशन के बाहर जाने वाले गेट की ओर मुड़ गए। वैसे शुभम की उम्र कुछ 28 साल की है। सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद नैनीताल में उसकी नई पोस्टिंग हुई है। उसे जल्दी से जल्दी नैनीताल पहुंचकर ज्वाइनिंग करनी है। यार, यहां भी कोई नहीं है। स्टेशन के बाहर भी चारों तरफ वीरानी छाई हुई थी। गुस्से में तमतमाते हुए शुभम ने अपनी जेब से सिगरेट निकाली। उसने अपने मुंह में सिगरेट दबाई ही थी कि तभी किसी ने अपना हाथ उसकी पीठ पर रखा। शुभम ने चौंक कर पीछे की ओर देखा तो सामने लाल रंग का मंकी कैप पहने एक नाटे कद का आदमी उसे घूरे जा रहा था। शुभम बाबू। विजेंद्र के सामने के दांत नहीं थे और उसकी एक आंख में मोतियाबिंद था। जी, मैं ही विजेंद्र हूं। शुभम का गुस्सा एकाएक फूट पड़ा। यह क्या तरीका है? कितनी देर से मैं यहां ठंड में खड़ा हूं। कहां थे तुम? जी, मैं तो आपको प्लेटफॉर्म पर ही ढूंढ रहा था। आप कहीं दिखे ही नहीं। आप आइए इस तरफ, गाड़ी खड़ी है। हवा बहुत तेज है, आपको ठंड लग जाएगी। लाइए, मैं आपका सामान ले लूं। लाइए। शुभम ने बहस करने की बजाय गाड़ी के अंदर जाना ही ठीक समझा, क्योंकि ठंड भी बहुत ज्यादा थी। दोनों गाड़ी में बैठ गए। विजेंद्र ने गाड़ी स्टार्ट की और सन्नाटे को चीरते हुए वहां से निकल गए। शुभम की आंखों में नींद झलक रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की और सो गया। विजेंद्र ने अचानक से ब्रेक लगाया। शुभम हड़बड़ाकर उठ गया। उसके ठीक सामने लिखा था बंगला नंबर 36। बंगले की दीवारों पर कालिख जमी हुई थी। वहां 3-4 बंगले और भी थे, पर ऐसा लग रहा था कि मानो सभी बरसों से बंद पड़े हों। दोनों गाड़ी के बाहर निकले। हाँ, तो यही है तुम्हारा गेस्ट हाउस? जी बाबूजी, पर मैं तो बस केयर टेकर हूं। मालिक तो कोई और ही है। अच्छा। वैसे देखने में तो ये कोई भूत बंगला लग रहा है। विजेंद्र ने एक जंग लगे ताले को खोला और दरवाजे को जोर से धक्का मारकर खोला और अंदर की बत्ती जला दी। शुभम भी उसके साथ अंदर आया। उस बंगले के अंदर की दीवारें भी काली पड़ चुकी थीं। कमरे से एक अजीब सी बू आ रही थी, मानो यहां सालों से कोई आया ही नहीं। कमरे के कोने में कुछ जली हुई कुर्सियां रखी थी। शुभम ने विजेंद्र से पूछा, ये कैसा गेस्ट हाउस है? सारी दीवारें काली क्यों हो गई हैं? बाबूजी, कई साल पहले यहां आग लग गई थी। सब कुछ जलकर खाक हो गया था। उसके बाद यहां रंगाई पुताई कभी नहीं हुई, तो पड़ा है ऐसे ही। आग? कैसे? जी, वो शॉर्ट सर्किट हो गया था, पर अब घबराने की जरूरत नहीं है। अब सब ठीक है। शुभम काफी थक चुका था, तो वो अपने सामने पड़ी आराम कुर्सी पर बैठ गया।
शुभम ने अपनी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद की ही थी कि अचानक से खट की आवाज आई और बिजली गुल हो गई। कमरे के चारों तरफ अंधेरा फैल गया। शुभम घबराकर उठा। ये क्या हुआ? बिजली कैसे चली गई? जी लगता है फ्यूज उड़ गया है, मैं अभी ठीक कर देता हूं। विजेंद्र ने अपनी टॉर्च जलाई और बाहर फ्यूज ठीक करने चला गया। शुभम के ठीक पीछे लकड़ी का एक दरवाजा था। उस दरवाजे के अंदर से किसी के दस्तक देने की आवाज आई। शुभम अपने पीछे की ओर मुड़ा, मगर उस घुप अंधेरे में उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक दरवाजे पर ठकठकाने की आवाज तेज होने लगी, जैसे दरवाजे के उस तरफ कोई है। शुभम ने अपने मोबाइल का फ्लैश ऑन किया और उस दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही शुभम दरवाजे के करीब पहुंचा, ठक-ठक की आवाज अचानक से बंद हो गई। उसने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर की ओर देखा। अंदर कमरे में दीवारों पर जली हुई पेंटिंग्स के अलावा कुछ भी नहीं था। शुभम ने राहत की सांस ली और दरवाजा बंद करके वापस जाने के लिए मुड़ा, और तभी एक हवा का झोंका शुभम के गाल से टकराया और काला साया तेजी से उसके शरीर से आर पार होकर सीधा कमरे की दीवार में घुस गया। शुभम के हाथ से मोबाइल छूटकर फर्श पर गिर गया। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं और डर के मारे उसके मुंह से एक हल्की सी चीख निकल गई। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, फिर से जोर से खट की आवाज आई और बंगले में बिजली वापस आ गई। शुभम को कुछ समझ नहीं आया कि उसके साथ अचानक से ये क्या हो गया था। क्या ये उसका भ्रम था या वाकई में उसके कमरे में कोई था? शुभम बाबू, अब आप निश्चिंत हो जाइए, मैंने फ्यूज ठीक कर दिया है, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। विजेंद्र ने शुभम के चेहरे पर एक डर महसूस किया। क्या हुआ शुभम बाबू, कोई परेशानी? शुभम अब भी शौक में था। हाँ नहीं कुछ भी नहीं। सुनो, कल मुझे 10 बजे ऑफिस में रिपोर्ट करना है। आज की तरह कल लेट मत होना, ठीक है? टाइम पे आना। विजेंद्र ने अपने चेहरे से मंकी कैप हटाया। शुभम उसकी सफेद दाढ़ी देखकर चौंक गया। विजेंद्र की उम्र लगभग 70 साल की होगी। जी आप बिल्कुल घबराइए मत, मेरा घर पास में ही है, मैं कल 9 बजते ही आ जाऊंगा, आप तैयार रहना। तुम, मेरा मतलब आप तो काफी बुजुर्ग हैं, विजेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा। जी, थोड़ा बूढ़ा जरूर हो गया हूं, पर शरीर से लाचार नहीं हूं। अच्छा, मैं चलता हूं, आपका कमरा उस तरफ है, मैंने बिस्तर लगा दिया है, अब आप आराम करिए, सो जाइए। विजेंद्र वहां से चला गया। शुभम अपने कमरे की ओर बढ़ा। अपना बिस्तर देखते ही उसे जोर से नींद आने लगी। उसने एक लंबी सी जम्हाई ली और रजाई तान के सो गया। रात के करीबन 3 बज चुके थे। हवा की खोखली सी आवाज गूंज रही थी कि तभी रुई के सफेद गोले की तरह बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े आसमान से बरसने लगे। गेस्ट हाउस की काली पड़ चुकी दीवारें अब धीरे धीरे सफेद हो रही थीं। इधर शुभम अपने कमरे में घोड़े बेचकर सो रहा था कि ठीक उसी वक्त ऊपर के कमरे से एक जोर की आवाज आने लगी, जैसे कोई किसी चीज को बार बार फर्श पर पटक रहा हो। शुभम की नींद टूट गई और उसने ऊपर की ओर देखा। उसे विजेंद्र की बात याद आई और शुभम ने सोचा कि जरूर ये आवाज हवा की वजह से आ रही होगी, और वो वापस से मुंह ढककर सो गया। लेकिन कुछ सेकंड्स के बाद ऐसा लग रहा था कि मानो ऊपर कोई तेजी से दौड़ रहा हो, और फिर एकाएक आवाजें आनी बंद हो गई और एक लंबी चुप्पी के बाद बेहद जोर से शीशे के फूटने की आवाज आई। और यह सुनकर शुभम एकदम से बैठ गया। ये आवाज हवा की वजह से हो सकती है। तभी एक दूसरा शीशा फटा। शुभम तेजी से रजाई से बाहर निकला और ऊपर के कमरे की ओर बढ़ने लगा। ऊपर जिस कमरे से आवाज आ रही थी
उसके दरवाजे पर एक पुराना जंग लगा ताला लगा था। उस ताले पर एक मोटा लाल रंग का धागा बंधा हुआ था और अंदर से अभी चीजों के गिरने की आवाज लगातार आ ही रही थी। शुभम ने सोचा कि ताला बाहर से लगा हुआ है और अंदर से जोर की आवाजें आ रही, इसका मतलब जरूर कोई अंदर बंद है। शुभम डरा हुआ जरूर था, पर इस बार उसने हिम्मत जुटाई और कहा, कौन है अंदर? जवाब दो, तुम अंदर कैसे आए? सिवाय टूटने गिरने के और कोई आवाज नहीं आई। देखो, अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। शुभम के मुंह से हेल्प शब्द निकलते ही सारी आवाजें एकदम से बंद हो गईं और कुछ सेकंड्स के लिए खामोशी छा गई। और फिर अचानक ताला और वो लाल धागा खुद ब खुद खुलकर नीचे गिर गया। शुभम हड़बड़ाकर कुछ कदम पीछे हट गया। अब शुभम हैरान था कि आखिरकार ये सब कुछ हो क्या रहा है। अगर कमरे में कोई है तो वो कुछ बोलता क्यों नहीं? एक लंबी सांस ली शुभम ने और फैसला किया कि वो खुद कमरे के अंदर जाकर तहकीकात करेगा कि आखिरकार अंदर ऐसा क्या है। शुभम ने दरवाजा खोला और धीरे से कमरे के अंदर घुस गया। वहां घुप अंधेरा छाया हुआ था। शुभम ने दीवार पर अपना हाथ फेरा, उसे स्विच बोर्ड मिल गया। उसने स्विच दबाया और कमरे में बल्ब जगमगाने लगा। शुभम यह देखकर हैरान था कि अंदर तो कोई भी नहीं था और ना ही कोई शीशा बिखरा पड़ा था। बाकी कमरों की तरह इस कमरे की दीवारें भी काली पड़ चुकी थीं। कमरे के एक कोने में जला हुआ पालना था और दूसरे कोने में जली हुई अलमारी। शुभम जैसे ही आगे बढ़ा उसके पैरों से एक गेंद टकराई। शुभम ने झुककर उस गेंद को उठाया। वो गेंद को देख ही रहा था कि अचानक से वो गेंद उसके हाथों से निकलकर दीवारों से टकराने लगी और फिर एक जोर की आवाज के साथ बल्ब अपने आप फूट गया और फिर से कमरे में घुप अंधेरा छा गया। शुभम का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो डर के मारे तेजी से दरवाजे की ओर लपका, पर दरवाजा धड़ की आवाज के साथ एकदम से बंद हो गया और ताला फिर से दरवाजे पर अपनी जगह लटक गया। शुभम ने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो असफल रहा। शुभम उस कमरे में अब कैद हो चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। उसने वापस अपने मोबाइल का फ्लैश लाइट ऑन किया। ठीक उसी वक्त अलमारी से किसी के सिसकने की आवाजें आने लगी। शुभम घबराते घबराते अलमारी की ओर बढ़ने लगा और इस कड़कड़ाती ठंड में भी शुभम के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। कौन है अंदर? कौन है? कौन है अंदर? सिसकने की आवाज और तेज हो गई। शुभम ने अपने कांपते हाथों से अलमारी का दरवाजा खोला तो उसने अंदर देखा शेल्फ पर एक बच्चा कोहनी में अपना मुंह छुपाए रो रहा था। उसकी गोद में स्नोमैन का एक फटा पुराना सा सॉफ्ट टॉय था। शुभम की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, कौन हो तुम और अंदर क्या कर रहे हो? तुम ठीक तो हो ना? बच्चे ने रोना बंद किया। उसने अपना चेहरा धीरे धीरे ऊपर उठाया और शुभम की ओर मुड़ा। वो बच्चा कुछ 10 से 12 साल का होगा। उसने टूटी हुई आवाज में कहा, हेल्प। शुभम उस बच्चे का हाथ थामने ही वाला था कि अचानक से उस बच्चे के हाथ से लंबे नाखून निकले। ये देखकर तो शुभम का कलेजा बाहर आ गया। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता, उस बच्चे ने अपने नाखून शुभम के हाथों में गड़ा दिए। शुभम की चीख निकल गई और वो वहीं चक्कर खाकर गिर गया। शुभम बाबू, दरवाजा खोलिए, 9 बज गए हैं। शुभम बाबू, शुभम बाबू, 9 बज गए। काफी देर तक दरवाजा पीटने के बाद भी जब शुभम ने दरवाजा नहीं खोला, तब विजेंद्र ने मोबाइल से शुभम को फोन करने की कोशिश की, पर शुभम का फोन बंद था। विजेंद्र थोड़ा घबराया। उसने अपनी गाड़ी से लोहे की एक रॉड निकाली और खिड़की का शीशा तोड़कर कमरे में दाखिल हो गया। विजेंद्र तुरंत सबसे पहले शुभम के कमरे में गया, पर शुभम तो वहां मौजूद था ही नहीं।
विजेंद्र की नजर धीरे धीरे ऊपर के कमरे की ओर गई। उसके माथे पर शिकन पड़ गई। हे भगवान, कहीं वो ऊपर तो नहीं। विजेंद्र तेजी से ऊपर के कमरे की ओर दौड़ा। ऊपर पहुंचते ही उसकी नजर सबसे पहले कमरे के दरवाजे पर गई। ताला तो पहले की तरह लगा हुआ था, लेकिन वो लाल धागा नीचे जमीन पर गिरा पड़ा था। ये देख विजेंद्र ने अपना सर पीट लिया। ये सब कैसे हो गया? अब क्या करूं? किससे मदद मांगूं? विजेंद्र बहुत घबराया हुआ था। कुछ देर के लिए उसके दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया, पर अचानक से उसे कुछ याद आया। उसने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और एक नंबर डायल किया। कौन? हेलो, देव कश्यप। आखिर उस बंगले में शुभम के साथ क्या हुआ था? कौन था वो बच्चा? विजेंद्र ने देव कश्यप को फोन क्यों किया? और देव कश्यप आखिरकार है कौन? इन सब सवालों के जवाब पाने के लिए आगे देखिए बंगला नंबर 36 का पार्ट 2। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये खौफनाक और रोमांचक कहानी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और भूतनाशक पार्टी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर शुक्रवार हम लाएंगे एक नई हॉरर स्टोरी, तो तुरंत बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसी ही हैरत अंगेज कहानी आपसे कभी छूट ना जाए, क्योंकि डरोगे तभी तो आगे बढ़ोगे।